देखिए ध्यान से देखिएगा, व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब इतिहास का एक और पहलू देखेंगे, इतिहास सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। क्या दिखाता है? जो उस समय और अभी जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उसमें मुख्यतः क्या परिवर्तन आया है, ये चीज को कौन दिखाता है? इतिहास दिखाता है। क्लियर है? तो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को दिखाने वाली घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के स्रोत में अगर मुख्यतः बात करेंगे तो दो तरीके का होगा, एक जो लिखित होगा और एक बिना लिखा हुआ होगा। तो जो बिना लिखा हुआ है, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी पत्थर पे होगा, सिक्का होगा, उसमें खुदाई से जो वस्तु में उसको क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। और जो लिखी हुई किताबें होंगी उसको क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। आगे देखेंगे पुरातात्विक स्रोत में तो धरती के सतह के आंतरिक और बाह्य भाग में उड़ी हुई आकृतियां से के उत्खनन के द्वारा प्राप्त स्रोत को हम लोग टीला कहते हैं। क्या कहते हैं? टीला। और टीला के जो उत्खनन होता है उसमें से सिक्का मिलते हैं, मूर्ति मिलते हैं, चित्रकला मिलते हैं, उस समय के कुछ मिट्टी के बर्तन मिलते हैं जिसमें भांड करते हैं। ठीक है ना? और इस सभी वस्तुओं को मिलाकर के क्या कहलाता है? पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है? अभिलेख है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्राफी। और इस अभिलेख की वर्णित तिथियों, इस अभिलेख की वर्णित तिथियों को क्या कहा गया? इस अभिलेख की वर्णित तिथियों को कहा गया पेलियोग्राफी। क्या कहा गया है? पेलियोग्राफी कहा गया है। अब जो है अभिलेख लिखने की तीन लिपियां हैं। पहला ब्राह्मी, जो बाएं से दाएं लिखा जाता है, इधर से बाएं से दाएं लिखा जाता है। क्रोस्टी, जो दाएं से बाएं लिखा जाता है। अरमाइक, जो मध्य एशिया, ग्रीक, यूनान में लिखा जाता है, उसमें हम लोग क्या कहते हैं? अरमाइक लिपि कहते हैं। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख। देखिए यहाँ पर बहुत सारे मिले, भारत में बहुत सारे मिले, नंबर ऑफ अभिलेख बल्क में मिला है, लेकिन सबको पढ़ पाना या सबके बारे में जानकारी प्राप्त करना पॉसिबल नहीं है। उतना जरूरत नहीं है हम लोग को, उतना ज्यादा हम लोग उसमें पीएचडी तो करने में कितना ज्यादा जरूरत है। तो एक जो है बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, इंस्क्रिप्शन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला क्या है? बोगस गए अभिलेख। कौन है? बोगस गए अभिलेख। पहला क्या है? कहां पे मिला है? मध्य एशिया में। कहां मिला है? मध्य एशिया। तो उसमें भारत के 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं, वरुण, मित्र, नासत्य और इंद्र। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भारत के 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। सोचिए भारत और मध्य एशिया ईरान बहुत दूर है यहाँ से, वहां पे जाकर के इनके बारे में चर्चा वहां किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो भारत से संबंधित पहला अभिलेख कौन है? बोगस गए अभिलेख। अब दूसरा है हाथी गुफा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? हाथी गुफा अभिलेख। ये इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया गया है। कौन सा शब्द का उपयोग किया गया है? भारतवर्ष। याद रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष शब्द का उपयोग किया गया है। कौन सा शब्द का? भारतवर्ष का। और इसके जो किस समय का है? खारवेल, कलिंग के राजा थे खारवेल। और इसको मिला कहां से? ओडिशा भुवनेश्वर में मिला है। कहां मिला है? ओडिशा भुवनेश्वर में। अगला अगर हम लोग बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख, तो कहां क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। अब जूनागढ़ अभिलेख भारत में पहली संस्कृत भाषा में लिखी गई अभिलेख है। कौन सा भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख है जो रुद्रदामन, जो शक राजा के रुद्रदामन जो है शासन कर रहे थे उनके द्वारा। इन्होंने लिखा कि सुदर्शन जी जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया था उस चीज का इन्होंने क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? पुनर्निर्माण। इससे पता चलता है कि सुदर्शन चक्र का जो निर्माण है किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। और इसे एक बात आप कह सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो गुजरात में फैला हुआ। हां, अगला अभिलेख के बारे में हम लोग बात करते हैं। एहोल अभिलेख है जिससे राइटर कौन है? रवि कीर्ति। कौन है? रवि कीर्ति, जो पुलकेशी द्वितीय के दरबारी कवि हैं। और इन्होंने लिखा कि जो पुलकेशी द्वितीय हैं नर्मदा नदी के तट पे या विंध्याचल पर्वत के आसपास रीजन में हर्षवर्धन को साउथ इंडिया में जाने से रोक दिया था। आगे हम लोग देखेंगे मथुरा स्तंभ, जो गुप्त साम्राज्य का पहला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? पहला। कौन सा? मथुरा स्तंभ, गुप्त साम्राज्य का। मौर्य स्तंभ एक चंद्रगुप्त द्वितीय का है और एक चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इन्होंने यहाँ तक अगर आगे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एरव स्तंभ। एरव स्तंभ क्या है? भानुगुप्त का जो है जिसमें पहली बार भारत में सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलता है। किस चीज के बारे में जानकारी मिलता है? सती प्रथा। यहाँ पे एक और हम लोग लिख सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति इसमें समुद्रगुप्त के विजय गाथा के बारे में लिखा हुआ है, विजय पर्व के बारे में लिखा हुआ है। गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस जाकिर मिला कहां से? विदिशा, मध्य प्रदेश की विदिशा। और इसमें वैष्णव धर्म और महाभारत कथाओं के बारे में वर्णन है। देवघरा स्तंभ कहां से मिला है? बंगाल से मिला है। मंदसौर यशोवर्मन मालवा से मिला है। उसके बाद नासिक महाराष्ट्र में मिला है। और इसमें लिखा किसने? गौतमी श्री ने लिखा है। क्लियर है? आगे हम लोग बात करते हैं अब सिक्का के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं सिक्का। इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ध्यान रखिएगा, सिक्का के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। आज सिक्का और पंचकर्मा सिक्का वैसा सिक्का होता है
जिस पर कोई राज्य चिन्ह नहीं होता है, ये 5 धातु से मिलकर के बना दिया था। उस समय जो भी धातु उपलब्ध थे उसमें सर्वाधिक सोने का सिक्का कहां से मिला है? गुप्त वंश से मिला है। कहां से मिला है? गुप्त वंश। सर्वाधिक सोने का शुद्ध सिक्का कुषाण वंश से मिला है। बुद्ध के समय सबसे ज्यादा जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का बनाया निकाला गया था। पहला राजा चिन्ह के साथ सिक्का जो बनाया गया कौन था? हिंदू नानी। देखिए लगभग 600 बीसी से पहले भारत में जितने भी सिक्का मिले हैं उससे कोई चिन्ह अंदर या कोई भी राज्य का सिंबल उसमें नहीं दिया गया। जब हिंदू नानी पहली बार भारत में आते हैं तो उनके द्वारा जो लाए गए सिक्का में पहली बार कुछ ना कुछ सिंबल देवी देवताओं या कुछ राजाओं के बारे में प्रतीक दिखाया गया था। शीशे का सिक्का किसने चालू किया? सबसे ज्यादा शाहजहां ने। कागजी मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक। रुपया जो हम लोग अभी वर्तमान यूज कर रहे हैं किसने शुरू किया था? शेरशाह सूरी ने यूज किया था। किसने यूज किया था? शेरशाह सूरी। चमड़े का सिक्का के बारे में निजाम हिस्ट्री है, इसके ऊपर एक पौराणिक कथा है। पौराणिक क्या? एक लोक कथा है कि जब हुमायूं जो शेरशाह सूरी से क्या हो गया? हार गए। जब भाग रहे थे तो गंगा नदी में उनकी जो घोड़ा जो छलांग लगा दिया और निजाम हिस्ट्री को जो है अपने जाल से बाहर निकाले थे। इस वजह से एक दिन का राजा बना दिया गया और इन्होंने क्या किया? चमड़ा का सिक्का जारी कर दिया। हालांकि ये लोक कथाएं हैं। दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1970 में हुआ था और एक क्या किया? एक दूसरे के स्वभाव में बांटने का काम 1970 में किया था, जो आज भी चल रहा है। किसी भी पुरातत्व को जिसमें जीवाश्म, किसी भी जीवाश्म के बारे में जो एक उम्र के बारे में पता हम लोग किससे लगाते हैं? C14 से लगाते हैं। किससे लगाते हैं? C14 से लगाते हैं। अच्छा सिक्का के बारे में समुद्रगुप्त के सिक्का, समुद्रगुप्त के सिक्का को उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया। क्या बजाते हुए? बीना बजाते हुए दिखाया गया। क्या बजाते हुए? बीना। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त शांत की तो पता ही था, महान योद्धा भी था, लेकिन संगीत का भी बहुत अच्छा प्रेमी रहा होगा। आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत दो तरीके का होता है, धार्मिक साहित्य और एक यात्रा वृत्तांत। ठीक है, तो धार्मिक साहित्य भी दो तरीके का, एक ब्राह्मण ग्रंथ और एक गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या आ जाएगा? वेद आ जाएंगे, वेदांत आ जाएंगे। ठीक है, वेद वेदांत। उसके अलावा क्या आ सकता है? उपनिषद, पुराण। ठीक है, उपनिषद हो गया, पुराण हो गया, महाकाव्य। ये चीज इसमें आ जाएगा, ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? वेद के बारे में। वेद का क्या होता है? वेद का होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। और इसकी संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। कितनी है? 4। पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। देखिए ऋग्वेद जो हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें सारे वेदों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हम लोग एक प्रयास करेंगे कि तो और सारा हम लोग वहां वैदिक समाज वैदिक सभ्यता समझ लिए हैं। अभी बस साहित्य के हिसाब से जितना भी हो, अब जानते हैं हम लोग ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, है ना? और 10 मंडल में 7वें मंडल में जो है क्या किसके बारे में? 10 बार युद्ध के बारे में दिखाया गया। 9वें मंडल में कृषि के बारे में, 10वें मंडल में जो है किसके बारे में? वर्ण व्यवस्था के बारे में चर्चा की गई। 3वें मंडल में जो है गायत्री मंत्र के बारे में चर्चा है। ये ठीक है, ये सारे चीजें लोग कहां पढ़ेंगे? वैदिक सभ्यता में पढ़ेंगे। ऋग्वेद और वेद का नाम क्या है? आयुर्वेद है। क्या है? आयुर्वेद। इसके ज्ञान करता है क्या है? होतृ। और मंत्र कितने हैं? 1028। सामवेद के उपवेद को गंधर्ववेद कहते हैं, ज्ञान करता है वो गाथा कहते हैं। इसी मंत्रों की संख्या 1810 है। अगर हम लोग बात करें यजुर्वेद, यजुर्वेद एक ऐसा वेद मात्र एक ऐसा वेद है जो किसमें लिखा हुआ है? ग्रंथ है पद दोनों में लिखा हुआ है। इसके उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं, ज्ञान करता को अधर्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधर्वी। अथर्ववेद को हम लोग शिल्पवेद कहते हैं, सबसे नया वेद है। ठीक है ना? जादू टोना प्रेम विवाह जो भी क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलाप इसमें होता है, इसमें होता है। इसके ज्ञान करता को ब्रह्मा कहते हैं। इसमें 6000 से ज्यादा क्या लिखा हुआ है? श्लोक लिख दिए हुए हैं। आगे हम लोग देखेंगे वेदांत। क्या देखेंगे? वेदांत। अब वेदांत से आप क्या होता है? वेदों को अच्छे से समझने के लिए वेदांत का निर्माण किया गया। वेदांतों की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांतों की संख्या कितनी है? 6। और इसको अलग-अलग ऋषियों के द्वारा जो है इसका रचना हुआ। पहला शिक्षा हो गया, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इसमें शिक्षा का क्या होगा? शुद्ध उच्चारण। कल्प जो यह विधि विधान के लिए, व्याकरण नाम के धातु की रचना, निरुक्त भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना गया। इसकी रचना किसने किया था? यास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि रचना किसने किया था? यास। ज्योतिष शास्त्र की रचना किसने किया था? लगन मुनि। किसने किया था? लगन मुनि ने किया था। आगे हम लोग देखें कि उपनिषद का कितना है नंबर? उपनिषद का मतलब सब गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान प्राप्त करना। एक दर्शन की किताब है, दर्शन शास्त्र फिलॉसफी का बुक है। 108 किताब है इधर उपनिषद वर्तमान में, इसमें मान्यता कितने को मिला है? 36, जो शंकराचार्य द्वारा लिखा गया था। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अब आगे देखेंगे महाकाव्य। महाकाव्य 2 है। एक कौन है? रामायण और दूसरा महाभारत। महाभारत में जिस समय तक कितने 24,000 श्लोक थे, इसको क्या कहा गया था? जय संहिता कहा गया। क्या कहा गया था? जय संहिता। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं? 18 चैप्टर है। मतलब पर्व कितने हैं? महाभारत के चैप्टर को पर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। महाभारत के चैप्टर को क्या कहा जाता है? पर्व कहा जाता है। अब इसके जो टोटल पर्व कितने 18 है, जिसमें भीष्म पर्व सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? भीष्म पर्व। ठीक है।
अभी वर्तमान में इसमें 1 लाख श्लोक है। कितने श्लोक है? 1 लाख। इसे क्या कहा जाता है? सहस्त्र संहिता। क्या कहा जाता है? सहस्त्र संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहस्त्र संहिता। यह महाभारत कहा जाता है। इसे रचनाकार कौन है? वेद व्यास। अब रामायण की बात करें तो शुरुआत में 6000 श्लोक, अभी बढ़कर कितना हो गया? 28000 के आसपास श्लोक हो गए हैं। ठीक है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार जो है वाल्मीकि है, महर्षि वाल्मीकि। कौन है? महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि है। और इसमें जो टोटल और कितना चैप्टर, इसमें अध्याय या खंड का गया 7 खंड में इसे बांटा गया है। क्लियर है? आगे हम लोग जो है अब आगे यात्रा की नाम इसमें स्मृति की बात करेंगे थोड़ा सा। स्मृति, नारद स्मृति। नारद स्मृति किस काल से है? बस नारद स्मृति ये किस काल से है? नारद स्मृति आपको गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से संबंधित है? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, तो हम लोग अभी देख रहे थे क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ। अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ते हैं तो एक पॉइंट एक और देखते हैं, और इसमें क्या होगा? नन ब्राह्मण यानी गैर ब्राह्मण ग्रंथ कौन है?